हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विवेक कुमार चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेक कुमार चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर लगभग सभी क्लासेस की जो आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ, उनकी क्लासेस चलने वाली हैं। जैसे कि आप जानते हो कि तो हमारे चैनल पर क्लासेस चलने वाली हैं, तो उन क्लासेस के लिए तैयार हो जाइए। और जैसा कि आप जानते हो कि हमने 10th का चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश मीडियम साइंस का जो है बना दिया है वीडियो। आज मैं हिंदी का हिंदी मीडियम का बनाने वाला हूँ, साइंस का, और मैं इंग्लिश मीडियम में भी इसे प्रोवाइड करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। तो जैसे कि आप जानते हो हमारा चैप्टर कौन सा है, हमारा चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1। तो तैयार हो जाइए चैप्टर नंबर 1 के लिए। चैप्टर नंबर 1 क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने पर हमें सबसे पहले समझना होगा हमारे आसपास के पदार्थ। यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन आप सोच रहे होगे पदार्थ क्या होता है। व्हाट इज़ मैटर? व्हाट इज़ मैटर? मैटर वो वाला मैटर नहीं है कि ये मैटर क्लियर करो जल्दी से, लड़ाई हो गई मैटर। मैटर कौन सा मैटर होगा? ये वाली लड़ाई, ये वाला कोई मैटर नहीं है। पदार्थ। अब पदार्थ क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ आपके आसपास जो भी चीज़ है उसे हम पदार्थ कहते हैं। आपके चारों जो भी कुछ आपको इस समय दिख रहा है वह सब पदार्थ है। पदार्थ तो वह चीज़ हम कह सकते हैं जिसका कोई द्रव्यमान हो, इंग्लिश में कह सकते हैं कोई जिसका कोई भी मास हो। क्या हो? मास हो। और आयतन हो, यानी इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं जिसका भी वॉल्यूम हो। क्या हो? वॉल्यूम हो। वो क्या हो? उसे क्या कहते हैं? मैटर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैटर, यानी पदार्थ। द्रव्यमान हो और आयतन हो तो वह क्या कहलाएगा? पदार्थ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 1.1 पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फिजिकल जो है कंडीशन पूछी जा रही है। भौतिक स्वरूप पदार्थ का कैसा है? तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। कहने का मतलब क्या है? कोई पदार्थ है, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, गोल है, ठीक है, कोई गोल पदार्थ है। अब ये जो पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, ठीक है, ये कोई पदार्थ है, जैसे कि आप देख रहे हो ये कोई पदार्थ है। और ये मैं कह रहा हूँ एक कणों से मिलकर बना है, यानी कि ये ऐसे इस तरह के कुछ कण हैं और इन कणों की सहायता से जो मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इन कणों से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के बारे में आप समझ रहे होंगे। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधारा प्रचलित थी। एक विचारधारा का ये मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, आप लकड़ी का कोई टुकड़ा देखते होंगे, मान लीजिए लकड़ी का कोई टुकड़ा है, तो आप इसमें क्या देखते हो? ये कोई लकड़ी का टुकड़ा आप देखते हो, ये एकदम ठोस है। क्या है? एकदम ठोस है। क्या है? एकदम ठोस है, एकदम हार्ड है। और इसे ब्रेक करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, तो इतना हिस्सा अलग हो जाएगा और इतना हिस्सा अलग हो जाएगा। और वहीं आप रेत देखते हो, जैसे आप नमक तो आपके घर में यूज होता है, ये आप नमक देखते हो, तो नमक में आप क्या देखते हो? छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और वो मिले रहते हैं ना, उन्हें आप अलग कर सकते हो। तो वो भी पदार्थी है। क्रियाकलाप भी हो। क्रियाकलाप इतना इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले नहीं करेगा जितना इंपॉर्टेंट जो मैं बताऊंगा वो सब इंपॉर्टेंट है और उन्हीं को आपको पढ़ना है। तो दूसरा है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं? पदार्थ के कणों का साइज़ कितना होता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पदार्थ इतने छोटे होते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? पदार्थ इतने छोटे होते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। पदार्थ का साइज़ 0.0000000000000 ऐसे कितनी बार जीरो हो सकते हैं पदार्थ के कण? मतलब कि आप सोच ही नहीं सकते कि पदार्थ के कण हैं कितने छोटे। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। जैसे मैं आपको एक क्रियाकलाप ही कर देता हूँ, और क्रियाकलाप करने के लिए मेरी सबसे बड़ी अनिवार्यता रहेगी, मुझे एक बक्सा टाइप में कुछ चाहिए होगा। ये लीजिए, और मैं अब क्या करता हूँ, इसे ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जिससे दिखे कि हाँ इसमें लिक्विड डालने के लिए कोई थोड़ा सा स्पेस है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें नीले कलर का एक लिक्विड डाल देता हूँ। नीले कलर का क्या करता हूँ? लिक्विड डाल देता हूँ। क्या करता हूँ? नीले कलर का लिक्विड डाल देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने नीले कलर का लिक्विड डाल दिया है। ठीक है, क्या कर दिया? लिक्विड मैंने इसमें नीले कलर का डाल दिया है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
अब मैंने इसमें मान लीजिए चीनी के दाने डाल दिए, चीनी के दाने, ये क्या है, चीनी के दाने, ब्लैक वाले चीनी के दाने, ठीक है, ये चीनी के दाने ब्लैक वाले। और ये जो जल है, इस जल में ऑलरेडी जल के भी दाने होंगे, यानी जल के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये हरे वाले जल के हैं, ठीक है। तो जब आप देखते हो, आप चीनी और जल को मिलाते हो तो फिर आपको चीनी देखने को नहीं मिलता, चीनी जो है जल में मिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि चीनी जो होते हैं, जो जल है, जल के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और उन कणों के रिक्त स्थान में ही चीनी के भी कण जाके फिट हो जाते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो आप कमेंट कर दीजिए बेझिझक, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, वरना मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आके आपको समझा दूंगा, ठीक है। आप चिंता ना करें, आप सिर्फ कमेंट करें, ठीक है। अगर आप कमेंट कर रहे हो तो मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। अब शुरू होता है जहाँ से परीक्षक क्वेश्चन पूछता है, यानी कि जो आपका एग्जामिनर है जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, और वो पूछेगा आप यहाँ से क्वेश्चन कि अभिलक्षण गुण बताइए, पदार्थों के कणों के अभिलक्षण गुण बताइए। क्या बताइए? अभिलक्षण गुण। तो पदार्थों के अभिलक्षण गुण बताने हैं आपको। तो पदार्थों के अभिलक्षण गुण का पहला गुण है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, आखिर आपका चीनी का मिश्रण कैसे बनता है, आपका जो आप चीनी घोलते हो या नमक घोलते हो उसका मिश्रण कैसे बन जाता है, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान। जैसे यहाँ पोटेशियम पर यह उदाहरण दिया है, ठीक है, आप इस उदाहरण से समझ सकते हो इसे। दूसरा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। यहाँ से जो प्रश्न उठता है वो प्रश्न होता है, ये पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इससे आप क्या समझते हो? इससे हम ये समझते हैं कि इसका मतलब है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। आप समझ रहे हो कहने का मतलब? कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, पदार्थ की क्या होती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है, और तापमान बढ़ने से जो है कणों की गति तेज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, ठीक है। विषण, विषण क्या है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विषण कहलाता है, ठीक है। हालांकि इस पे क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, लेकिन तब भी हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित, इसका उदाहरण क्या हो सकता है? तो पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। देखिए, आकर्षण बल होता है, इसका आकर्षण बल मैं आपको लकड़ी के टुकड़े में दिखाता हूँ। लकड़ी के टुकड़ा एकदम चिपका हुआ रहता है, एकदम क्या रहता है? ठोस। क्या होता है? ठोस। ठोस क्यों रहता है? इसका क्या रीजन है? क्योंकि लकड़ी के टुकड़े में क्या होता है, लकड़ी के जो कण होते हैं उनमें आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको तीसरा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसमें पदार्थ का कौन सा गुण परिक्षेपित है? आकर्षण बल को काटता है, ठीक है। किस बल को काटता है? आकर्षण बल को काटता है। पदार्थ के कणों की विशेषताएं लिखिए। तो तीन ये ऊपर जो विशेषताएं बताई गई हैं आपको, ये विशेषताएं आपको लिख देनी है। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। आखिर इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। तो आपको मैंने बताया है कि तापमान बढ़ने से, यानी कि खाना बन रहा है तो तापमान लग रहा है, तो तापमान लगने के कारण उसकी ऊर्जा जो है, जो गतिज ऊर्जा है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए कण जो है दूर दूर तक जाने लगते हैं। जबकि ठंडा खाना, उस पर तापमान कम होता है तो गतिज ऊर्जा भी कम हो जाती है, इसलिए उसकी महक दूर तक नहीं जाती होगी। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या चाह रहा हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, मैं वापस कर रहा हूँ, आप कमेंट करके जरूर पूछें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चल रहा हूँ, क्वेश्चन भी कोई नहीं छोड़ रहा हूँ, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ मुख्यतः तीन अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। देखिए बेटा, ये बहुत व्यर्थ बातें हैं, या इन्हें हम कह सकते हैं लंगड़ी बातें हैं, जिन ये सब पढ़ना जो व्यर्थ हैं आपके लिए। क्या है? व्यर्थ हैं।
मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इतना भी मतलब कुछ नहीं जानता होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके लिए क्या है, व्यर्थ हैं, ठीक है। तो पहले ठोस अवस्था के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि ठोस अवस्था में आखिर होता क्या है। देखिए ठोस अवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ठोस अवस्था के बारे में आपके जानकारी के लिए। उपरोक्त तो सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं इनकी सीमाएं स्पष्ट हैं। पहली ठोस के बारे में हम ये जान लेते हैं, ठोस जो होता है उसकी सीमाएं एवं आकार स्पष्ट होते हैं। जो सीमाएं देखिए उसकी निश्चित है, आकार उसका निश्चित है और सीमाएं उसकी स्पष्ट होती हैं। देखिए इसका उदाहरण हम ये देख लेते हैं, ये ठोस है, मान लीजिए ठोस है, इसकी सीमाएं आपने देख ली, सीमाएं आपको स्पष्ट दिख रही हैं। अगर आप इसे तोड़ भी दोगे तब भी इसकी सीमाएं तो स्पष्ट रहेंगी। मान लीजिए ये टुकड़ा अलग हुआ और ये टुकड़ा अलग हुआ, तो सीमाएं तो स्पष्ट ही हैं इसकी। आकार निश्चित है, आकार भी निश्चित है, ऐसा नहीं कि प्रेशर डालोगे तो आकार बदल जाएगा। अगर जैसे रबड़ बैंड होता है उसका आकार बदल जाता है तो वापस वो अपने आकार में आ जाता है। आयतन इसका निश्चित होता है, क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। और बाहरी बल लगाने पर क्या होता है, जो ठोस होता है उसका आकार तो बदल सकता है एक बार को, लेकिन वापस आकार आ जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बल लगाने पर ठोस टूट जाता है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। अब इसके आपको 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 3 बातों के बारे में आप सोच सकते हो। एक तो आपका रबड़ बैंड है, ठीक है, एक आपका बर्तनों के आकार के बारे में है और एक आपका स्पंज के बारे में है। ये 3 चीज़ें हैं आपकी। इन तीनों के बारे में हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है, इन तीनों में से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो मैं इसे समझाना जरूरी समझता हूँ। तो रबड़ बैंड को क्या माना जाए, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है। बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट भी जाता है, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि अत्यधिक बल लगाने पर टूट भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं टूटा, लेकिन क्या है, ये ठोस है, ठोस है इसकी, क्योंकि इसकी स्पष्ट सीमाएँ हैं और बल लगाने पर ये थोड़ा सा अंदर की ओर हो जाता है, थोड़ा सा इसका जो है इसका आकार बदल सकता है, लेकिन ये पुनः अपने आकार में आ जाता है। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? हाँ ठोस है, क्योंकि चीनी के आप क्रिस्टल देखिए, चीनी का एक दाना लीजिए आप, तो चीनी के एक दाने का निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं, ठीक है, तो ये भी ठोस है। स्पंज का आप पढ़ सकते हैं, स्पंज का ज़्यादा नहीं आता वैसे, लेकिन स्पंज भी होता है, ठीक है। अब द्रव्य के बारे में, अब द्रव्य की बारी है। द्रव्य के बारे में आप जानना चाहेंगे, तो प्रेक्षण में हम पाते हैं कि द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता, द्रव्य का आकार नहीं होता, लेकिन आयतन जो है उसका निश्चित होता है, आकार नहीं होता। मान लीजिए ये आपका द्रव्य है, क्या ये आपका द्रव्य है, ये आपका द्रव्य है। अब ये बताइए आप इस द्रव्य में क्या देख पा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इसका आकार निश्चित है? मुझे तो नहीं लग रहा जी इसका आकार निश्चित है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं है, आकार इसका निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन इसका निश्चित है। क्या है? आयतन इसका निश्चित है। अब ये बताइए 1 लीटर है तो 1 लीटर ही तो रहेगा, 5 लीटर तो हो नहीं जाएगा, 2 लीटर तो नहीं हो जाएगा, या 500 मिलीलीटर तो हो नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। और क्या है, द्रवों में बहाव होता है, बहाव होता है। आप जानते हो कि द्रव्य बहता है, आपका ब्लड है वो बह रहा है क्योंकि वो द्रव्य है, पानी बहता है क्योंकि वो द्रव्य है, दूध बहता है क्योंकि वह द्रव्य है, ठीक है। इनका आकार बदलता है, इनका आकार बदल जाता है, ठीक है। जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का हो जाता है, इसलिए दृढ़ नहीं है बल्कि ये तरल है, जबकि ठोस क्या है, दृढ़ है, और द्रव्य क्या है, तरल है, ठीक है। क्रियाकलाप 1.4 और क्रियाकलाप 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव्य का मिश्रण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैस से विस्तृत होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैस विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव्य में ठोस, द्रव्य और गैस तीनों का विषरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विषरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव्य अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव्य के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। अब समझने वाला जो बारी है, जो समझने वाली चीज़ है वो आपकी यहाँ से है, बाकी सब व्यर्थ है। ठोस की अपेक्षा द्रवों का विषरण दर अधिक होता है। विषरण क्या मैंने बताया था कि 2 पदार्थ स्वतः ही मिले। अब मान लीजिए 2 पदार्थ, चीनी एक पदार्थ है और पानी भी एक पदार्थ है, चीनी और पानी दोनों एक पदार्थ हैं, और दोनों को जब हम मिला दें तो घोल बन जाएगा। तो आप ये बताइए, इसका मिलना सरल है और जल्दी मिल भी जाता है,
मिल जाता है ना। तो इसीलिए बताया गया कि विषण बहुत सरल है द्रव्यों में, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। ठीक है, इसके दो कारण भी दिए हुए हैं, क्योंकि कण स्वतंत्र रहते हैं, पदार्थ के कण स्वतंत्र रहते हैं, और ठोस की अपेक्षा द्रव्य में रिक्त स्थान अधिक होता है। गैस के बारे में ज़्यादा कुछ जानने वाला नहीं है, बस गैस के बारे में आप ये जान सकते हैं कि गैस की ये प्रॉपर्टी होती है कि गैस के जो कण होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं। क्या होता है, गतिशील होते हैं, और संपीड़ता काफ़ी इनमें ज़्यादा होती है। द्रवों और ठोसों की तुलना संपीड़ता इनमें अधिक होती है। ठीक है, एक है आपके घरों में खाना किस बनता है, तो एलपीजी से बनता है। क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का आता है और सीएनजी से 1 नंबर का आता है। एलपीजी की फुल फॉर्म पूछ सकता है। एलपीजी की जब फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको लिखना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, और जब संपीड़न गैस की पूछेगा जिससे वाहन चलाए जाते हैं तो आपका आएगा सीएनजी, यानी सॉरी, एलपीजी की द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस और सीएनजी का संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन बना सकता है वो कि इस समय पर्यावरण की समस्या दिल्ली शहर में ज़्यादा देखने को मिल रही है, आप किसी ऐसी गैस का नाम बताओ जो वाहनों में प्रयोग की जा सके जिससे पर्यावरण को कम क्षति पहुंचे। तो आप सीएनजी गैस का नाम लिख सकते हो। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीएनजी गैस का पूरा नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हो कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यह पूछ सकता है आज या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर से संपीड़न। यह पूछा जा सकता है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का एक उपयोग लिखिए। यह पूछा जा सकता है आज के समय में माता बहनें या अपने घर में रसोई में भोजन पकाने के लिए जिस सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है उस सिलेंडर में कौन सी गैस उपस्थित होती है, तो आपको लिखना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान जाते हैं। इसका उत्तर मैं आपको पहले बता सकता हूँ। इसका उत्तर ये होता है कि जो गंध होती है, गंध हवा में होती है, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ गैस क्या होते हैं, गैस के कण होते हैं गतिशील। कण क्या होते हैं, गतिशील। गतिशील का अर्थ ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से गति करते हैं। क्या करते हैं, गति करते हैं, इसलिए पहुँच जाते हैं ज़्यादा दूर तक। ठीक है, ठीक, आप समझ रहे हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है, कारण बताइए, कारण बताइए, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो कारण बताइए, पहला पूछ रहा है गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। भर देती है, क्योंकि गैस क्यों भर देती है, क्योंकि गैस जो है स्वतंत्र है, गतिशील है, गैस के कण गतिशील है, स्वतंत्र है, इसलिए भर देती है। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। यही ऊपर जो आपने पढ़ा है इसे ही आपको करना है। ठीक है, हवा से हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी, देखिए ठोस लकड़ी पे इसलिए आप नहीं चला सकते क्योंकि उसके कणों के बीच आकर्षण बल होता है और कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है, जबकि हवा के कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है और हवा के कणों के बीच जो है आकर्षण बल भी नहीं होता है। 1.4 क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पदार्थ अपनी अवस्था को बहुत आसानी से बदल सकते हैं। पदार्थ अपनी अवस्था को कैसे बदल सकते हैं, जैसे हम ठोस का एक उदाहरण ले लेते हैं। ठोस में हम देखते हैं बर्फ को, द्रव्य में हम देखते हैं जल को, और गैस में हम देख सकते हैं जल व वाष्प को। यही हम कर सकते हैं ना। पहले हमें पढ़ना है तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन के प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यहाँ पर लाइन समझने वाली, जब ठोस का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो क्या होता है? गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण उस या कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर देती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था जैसे ही आती है जब ठोस पिघलकर द्रवित में परिवर्तित हो जाते हैं। आकर्षण बल जो है, ठीक है, और एक अवस्था आती है कि ठोस जो है पिघलकर द्रव्य बन जाता है। देखिए मैं एक ठोस बना देता हूँ, ये ठोस है मान लीजिए, इसके अंदर कण है और ये इतनी बुरी तरह से देखिए इसके अंदर कण है, ये सब चिपक गया है, यानी कि लकड़ी का टुकड़ा मान लीजिए बन गया है ना। ये लकड़ी का टुकड़ा है, एकदम ये चिपका हुआ है, एकदम क्या है ये
चिपका हुआ है एकदम, क्या ये चिपका हुआ है। तो लकड़ी का टुकड़ा तो ठीक उदाहरण नहीं हो सकता, हम बर्फ़ मान लेते हैं, बर्फ़ मान सकते हैं, ये बर्फ़ है, ठीक है, ये क्या है, बर्फ़ है। अब बर्फ़ के जो कण हैं, जब हमने उस पर तापमान को बढ़ा दिया तो इसके कंपन करने लगे, इसके जो कण थे वो कंपन करने लग गए, कंपन करने लग गए, हिलने लग गए, और जो इनका आकर्षण बल था वो ख़त्म हो गया और रिक्त स्थान बढ़ने लग गया। और जब इनका कंपन करने लगा और इनके बीच का आकर्षण बल समाप्त हो गया, तब ये क्या बन गए, ये बन गए द्रव्य, यानी कि अब बर्फ़ बन गया पानी। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है वह गलनांक कहलाता है। गलनांक पूछता है, डेफिनेशन नहीं पूछता पर गलनांक पूछता है कि इसका गलनांक बताइए, इसका गलनांक बताइए। और मैं आपको बता दूं कि डायग्राम तो आपको याद ही होना चाहिए, डायग्राम के बिना तो पेपर में जाना ही मत, ठीक है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। बर्फ का गलनांक नंबर का क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक पूछता है, क्या पूछता है, बर्फ का गलनांक। बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। केल्विन क्या है, केल्विन एक तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मापन है। 0 डिग्री जब होता है, जब 0 डिग्री होता है तब 273.15 केल्विन होता है, और सुविधा के लिए हम 273 केल्विन ही कह देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि सेल्सियस में बताओ, बर्फ़ का गलनांक सेल्सियस में बताइए, पेपर में आ जाए बर्फ़ का गलनांक सेल्सियस में बताइए, तो आप सेल्सियस में कैसे बताओगे, तो सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बर्फ़ का गलनांक। लेकिन सेल्सियस निकालो कैसे, तो 273 लिखा है ना, तो 273 में से 273 ही माइनस करना, आ जाएगा 0। और अगर आपसे पूछ ले कि बर्फ़ का गलनांक बताइए केल्विन में, और आपको तो पता है कि मुझे तो जी सेल्सियस में पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में पूछा, तब क्या करूँ, तो सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिए, ठीक है। और 273 जब सेल्सियस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 273 केल्विन बन जाएगा। और आप 273 भी केल्विन लिखोगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो रहेगा, ठीक है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं, संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है, ये समझने वाली चीज़ है कि ऊष्मीय ऊर्जा आखिरकार जाती कहाँ है, ठीक है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक तक पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। मान लीजिए ये बर्फ़ है, और बर्फ़ जो है अब पिघलना शुरू हो चुकी है। बर्फ़ जब तक पिघलेगी, जब तक पिघल के द्रव्य नहीं बन जाएगी, उसका तापमान जो है बराबर ही समान ही रहेगा, तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। आप बीकर को चाहे कितना भी गर्म करते रहो, तापमान जितना है उतना ही रहेगा, उतने पे ही पिघलेगा, ठीक है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, ठीक है। इसके बारे में हम इतना नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही हम चर्चा करेंगे। जल के लिए तापमान मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, अब जल के लिए तापमान की बात की गई है, यानी कि जल का क्वथनांक पूछा गया। क्या पूछा गया, क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक समझिए। क्वथनांक शायद यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो क्वथनांक मैं बता दूँ क्या होता है, ऐसा दिया हुआ है। क्वथनांक कहते हैं वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है, मतलब जिस पर द्रव्य जो है उबलने लगता है वह उस द्रव्य का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। हम मान सकते हैं जल का क्वथनांक, तो जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। कितना होता है, 373 केल्विन होता है जल का क्वथनांक। और अगर सेल्सियस में हम इसे बात करें, सेल्सियस में बात करें तो आपको 373 में से माइनस करना है। 373 में से आपको 100 माइनस 273 माइनस करना है, आपका निकल आएगा सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया ना, बहुत ये कुछ जहाँ सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए भी आता है और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए भी आता है, तो कहीं ना कहीं मैं आपका 3-4 नंबर का कवर करवा चुका हूँ, ठीक है। अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आपको, ठीक है। और इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, आगे अमोनियम क्लोराइड का एक उदाहरण आता है। जैसे आपको मैं दिखाने वाला हूँ, द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, यहाँ समझिए, द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन अब यहाँ पर कवर करना है आपको। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया का
को निक्षेपण कहते हैं, और ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। गैस से सीधा ठोस बनना और ठोस से सीधा गैस बनना ऊर्ध्वपातन भी कहकर काम चला देते हैं, निक्षेपण कहना अनिवार्यता नहीं होती। लेकिन अगर निक्षेपण आ जाए कि निक्षेपण किसे कहते हैं, तो गैस से ठोस बनना निक्षेपण कहलाता है और ठोस से गैस बनना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बिना द्रव्य में बदले, ये ध्यान रहे, आप इस बात को ना भूलें कि बिना द्रव्य में बदले की बात हो रही है। तो बच्चे पूछेंगे सर द्रव्य में बिना बदले कैसे बदलता होगा? बदलता है, बिल्कुल बदलता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, अमोनियम क्लोराइड, जैसा कि आपको दिया हुआ है। और बेटा ये डायग्राम आ सकता है पेपर में, क्या आ सकता है? डायग्राम आ सकता है। और डायग्राम एक बार आया भी है, एक बार नहीं कई बार आया डायग्राम। या पूछ सकता है कि ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन किन किन पदार्थों पर लगाई जा सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक सीधा उदाहरण। अमोनियम क्लोराइड तो आप लिख दोगे, लेकिन कभी कभी अमोनियम क्लोराइड याद नहीं रहता है, तो आपको लिखना है कपूर। क्या लिखना है आपको? कपूर। क्या लिखना है? कपूर लिखना है। और नेफ्थलीन की गोलियां, ठीक है, ये दो आपके पास है, इसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब तापमान का प्रभाव, हम जानते हैं घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गैस है एक, इस पर प्रेशर बनाया जा रहा है। अब इसके कण पहले क्या थे? स्वतंत्र थे, दूर दूर थे, रिक्त स्थान तक काफ़ी। अब प्रेशर बनाया जा रहा है। प्रेशर बनाने से इसके जो कण हैं वो आपस में चिपक रहे हैं और रिक्त स्थान भी कम हो रहा है। और एक बार को इतना आ जाता है कि एकदम चिपक जाता है और रिक्त स्थान भी समाप्त हो जाता है। यानी कि गैस से क्या हो गया? गैस से सीधा बन गया द्रव्य। क्या बन गया? द्रव्य। समझ रहे हो आप? गैस से द्रव्य बन गया है। क्या आप ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपने सुना है? बिल्कुल सुना है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आप ध्यान रखना क्या कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वैसे तो इंग्लिश में ड्राई आइस कहते हैं और हिंदी में शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। और अब यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, या शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है कार्बन डाइऑक्साइड। या कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन भी इसमें इंगित किया गया है। या कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो शुष्क बर्फ कहते हैं। और शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ठोस लिखना ना भूले, ठीक है। ठोस लिखेंगे तभी वैलिड होगा, वरना इनवैलिड कर देंगे उसे, ठीक है। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, इसका उत्तर ऊपर मैं दे चुका हूँ। वायुमंडलीय गैसों को द्रव्य में परिवर्तन करने के लिए कोई एक विधि सुझाई। वायुमंडल गैसों को द्रव्य में करने के लिए, ठीक है, गैसों में द्रव्य को सघनन द्वारा, जैसे कि ऊपर दिखाया गया है। क्या है, अब ऊपर वाला थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे ये इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसे और जूम करके पढ़ाऊंगा। इस चार्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि ये चार्ट आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि करीब 1 से 2 नंबर का कंटेंट, कभी कभी तो 3 नंबर का कंटेंट यहीं से मिलता है। और क्वेश्चन भी परीक्षक यहीं से पूछ लेता है, सीधा 1 या 2 नंबर का, ठीक है। स्टार्ट करें। द्रव्य से पहले एक बार ठोस देख लेते हैं। द्रव्य को ठोस करने के लिए क्या करना है? जमाना पड़ता है। जैसे आपने पानी देखा, पानी को अगर आपको बर्फ़ करना तो क्या करना पड़ेगा? जमाना पड़ेगा। लेकिन वहीं द्रव्य को, ठीक है, और अगर ठोस को गैस करना है तो ऊर्ध्वपातन, और गैस को द्रव्य करना है तो सघनन, ठीक है। द्रव्य को ठोस करने के लिए जमाना, और ठोस को द्रव्य करने के लिए संगलन। संगलन का मतलब गलाना पड़ता है। यहाँ जमाना और गलाने का, लेकिन गलाना नहीं लिखना, आपको संगलन लिखना है। द्रव्य को गैस में करने के लिए वाष्पीकरण करना पड़ता है। आप देखते हो पानी को आप जब उबालते हो वाष्पीकृत होता है और गैस बन जाता है। ठोस को गैस में करो, ठोस को जब आप गैस में करोगे तो ऊर्ध्वपातन, और गैस को जब ठोस में करोगे तो निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण। समझ रहे हो आप? और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तापमान को सेल्सियस में, आपको इसे सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करोगे? आप जानते हो 273 से आप माइनस कर दोगे तो ऑलरेडी ये सेल्सियस में आ जाएगा। और कुछ का भौतिक अवस्था लिखनी है कि आखिर इतने भौतिक अवस्था पे क्या होता है, जल की स्थिति लिखनी है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आप जानते हो कि जो वाटर है वो क्या भाप बन जाता है ना। पानी का क्वथनांक क्योंकि वो उबलने लगता है तो 100 डिग्री पर तो भाप ही बन जाता होगा। और 0 डिग्री पर वो ठोस होता है और पिघलना जो है लगभग स्टार्ट होता है। और ये शायद 250 नहीं होगा, शायद 25 होगा। इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मैं इसे आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, या अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। बाय द वे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा जितना पहला इम्पोर्टेंट होगा।
दूसरा और तीसरा का आंसर मैं ऊपर बता चुका हूँ। वाष्पीकरण जो कि इस चैप्टर में 4 से 5 नंबर का कंटेंट लेकर आता है। वाष्पीकरण के बारे में तो आपने सुना ही होगा और 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं वाष्पीकरण के बारे में। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, आपने ऊपर ही पढ़ा, और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव्य या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य में के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। समझिए, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहलाते हैं। क्वथनांक से जब कम हो तापमान, तब अगर वाष्पीकृत हो जाए द्रव्य का वाष्प में परिवर्तन हो जाए तो वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण के 4 कारक हैं। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ना, सबसे पहला कारण सतही क्षेत्रफल बढ़ना होता है। तो हम जानते हैं कि वाष्पीकरण का एक सतही क्षेत्र प्रक्रिया है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में आपकी बहनें या आपकी जो माता जी हैं वो कपड़े सुखाती होंगी, तो कपड़े सुखाते समय वो जो है कपड़ों को फैला देती हैं। क्यों? इससे वाष्पीकरण जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, सतह बढ़ने से वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। दूसरा रीज़न है तापमान में वृद्धि। जब तापमान बढ़ जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब तापमान बढ़ता है तो कणों की जो गतिज ऊर्जा है, कणों को गतिज ऊर्जा मिलती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में नमी, आर्द्रता में कमी। जब आर्द्रता कम होती है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। जब आर्द्रता ज़्यादा होती है तो वाष्पीकरण कम होता है। ये ध्यान रखना। एक बार क्वेश्चन आया था, आर्द्रता ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण कम होगा या ज़्यादा? आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा या कम? तो आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, लेकिन आर्द्रता ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को, ठीक है, किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। ठीक है, वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि, जब वायु गति में वृद्धि होती है तब भी वाष्पीकरण होता है, वो भी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। तो अब यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, वाष्पीकरण के कारक बताइए। ऊपर वाला जो था वो 5 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन अब 3 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करने के लिए आ जाते हैं। 3 या 2 नंबर का क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव्य में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा, वाष्पीकरण के दौरान ऊर्जा कम हो जाती है। क्या हो जाती है? ऊर्जा कम हो जाती है, कणों की ऊर्जा कम हो जाती है। तो उन्हें प्राप्त करने के लिए जो द्रव्य के कण है वो अपने आसपास से क्या करते हैं, ऊर्जा को ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा को अवशोषित करने के कारण शीतलता हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे, जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव्य एसीटोन को अपनी हथेली पे गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से प्राप्त ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। इससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतलता होने के और उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? 1 नंबर का क्वेश्चन अब ये बन के रह गया। कभी कभी परीक्षक इसे 3 या 2 नंबर में ही पूछ लेता है, लेकिन 1 में ही ज़्यादा आता है। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव्य की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और उस जगह को ठंडा बना देते हैं या शीतलता प्रदान करते हैं। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित हो जाता है और वायुमंडल में जाके आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? बर्फीले गिलास में आप बहुत चिल्ड पानी रखते हो तो आखिर गिलास के बाहर जो है आपको पानी की कुछ लेयर्स दिखती होंगी। आखिर वो क्यों लेयर्स, बुलबुले टाइप में, ठीक है, क्यों दिखती है? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु की उपस्थिति जल वाष्प के ऊर्जा ठंडे
पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव्य अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों में दिखती है। वायु में जो जल वाष्प है वो ठंडी ऊर्जा से, जो ठंडा लिक्विड है, जो पानी है, उसमें जो ठंडापन है उसके कारण वह जम जाता है। जो जल वाष्प है वो जम जाता है और गिलासों के बाहर चिपक जाता है। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे सारे इंपॉर्टेंट है, सब पे एक बार नजर मार लें। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो इसका उत्तर आप जानते हो कि अंदर का जल जब वाष्पीकृत होने लगता है, अंदर का जल तो वाष्पीकृत होने लगता है, तो जब वाष्पीकृत होने लगता है तो कणों की ऊर्जा बनाए रखने के लिए क्या होता है, ऑब्जर्व कर लेता है अपने चारों ओर से ऊर्जा को। ठीक है, एसीटोन और पेट्रोल अपने हाथ पर डालने पर ठंडक क्यों महसूस होती है? इसका उत्तर आप ऊपर देख चुके हो। कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों ठंडी हो जाती है? आप देख चुके हो। सतही क्षेत्रफल में वृद्धि। गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, सूती, और क्यों पहनने चाहिए ये भी आप जानते हो। तो हमने क्या क्या सीखा, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स आपको पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, और कुछ अभ्यास के लिए इस अभ्यास के प्रश्नों को आप पढ़ लें। अगर आप कुछ प्रश्नों को करना और मुझे आप बता दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। देखिए, ये नेफ्थलीन की गोलियां हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट दिखेगा आपको, और क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़ने बिना अदृश्य हो जाती है। ठीक है, और मैं बोलूँगा कि 7वां और 8वां भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। क्या है, 8वां तो पेपर में कई बार आ भी चुका है। ठीक है, और 9वां की झलक आती है। पूरे के पूरे F तक तो नहीं पूछता, लेकिन ABC पूछ लेता है, C और आखिरी D तक तो पूछता है। ठीक है, तो इसमें से लगभग सब मैं कह सकता हूँ कि इसमें से 9 के 9 एग्जाम में किसी ना किसी ईयर आ चुके। इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ और जान लें। मैं इस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, टाइम मिलेगा तो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।